बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और उसके साथ साथ आपके रोजमर्रा के जो इस वक्त काम है वो आप कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप रूटीन में आ गए। दिन का आगाज सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और उसके बाद आपको ये कहेंगे कि भाई हम मिड वीक में पहुंच चुके हैं, तो कुछ प्लान्स जो इससे पहले आपने किए हुए थे ना, हम थोड़ा सा वीकेंड और ब्रिज कर रहे हैं इसको। आपके वीक डे से वीकेंड को जो ब्रिज करता है वो आज दिन है। और जो ईद से पहले आपने प्लान्स बनाए थे, कुछ के प्लान्स मुतासिर हो गए थे जो अब कर रहे हैं। बहुत सारी शादियां ईद से पहले रुक गई थी कि जनाब पहले ईद मना ली जाए, फिर उसके बाद तो अब शादियां भी शुरू हो गई हैं जनाब। कुछ लोग शादियां अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इस तरह के इवेंट से परहेज करते हैं। और अब शादियों का इसको सीजन कह लें अली, शादियां चल रही हैं और धड़ाधड़ चल रही है। आप देखिए ना, सीजन सिर्फ आगे नहीं बढ़े बल्कि शादी सीजन भी आगे बढ़ गए हैं। और मुख्तलिफ जो महीने जिनमें पहले शादियां नहीं हुआ करती थी, अब वाफर तादाद में होती हुई आपको दिखाई देती है। वैसे ईद के इर्द गिर्द तो पहले भी हुआ करती थी। ईद के आफ्टर ईद तो जरूर हुआ करती हैं शादियां, हमेशा से होती है। तो इसके साथ साथ आप देखें जनाब, पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और जहां मुख्तलिफ लैंडस्केप्स यहाँ पर मौजूद हैं, वहां पर मुख्तलिफ मौसम भी मौजूद है। और आज ही के दिन जहां पर कहीं गर्म और मरतूब मौसम है, वहां पर कहीं बहुत ज्वालाबारी हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मलका कौसार की बात कर रहे हैं, हमने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था जनाब कि वो जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो दाखिल हो चुका है और उसके बाद मौसम खुशगवार होने वाला है। लेकिन पंजाब की थोड़ी सूरत हाल वैसी नहीं है। इस्लामाबाद में मरी में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, यालाबारी हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है। नथिया गली और एबटाबाद की बात करें तो वहां भी बादल बरस पड़े। वफाकी दारुल-हुकूमत में यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने लगी और क्या खूब इंजॉय किया है जी इस्लामाबाद के लोगों ने। और किस किस्म के ये जो ओले हैं वो पड़े हैं और जो मौसम है एकदम से, हमने कहा था कि बहुत शदीद गर्मी हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आई है। प्रेडिक्ट ये भी किया गया है कि पंजाब भर में भी बारिशें जो हैं वो इस सिस्टम के तहत होंगी। और अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें तो दिन को दर्जा हरारत फिर 47 डिग्री तक जा पहुंचा है और हीट वेव ऑलरेडी वहां पर तो पहले से अलर्ट जारी कर दिया, विच इज वेरी गुड कि आप बड़े प्रोएक्टिवली इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इंतजामिया है उसको इस चीज का तो क्रेडिट जाता है कि पहले से अब ना सिर्फ आपके जो मेट के जो इंकशाफात हैं, जो प्रेडिक्शंस बताई जाती हैं, वो सामने आने लगी हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से सामने आने लगी जैसे वो बताते हैं। और इसके साथ साथ इंतजामिया में मुतहरिक है। चलें, ये जनाब हो गई मौसम की बात है। एक और मौसम है जो मईशत का है, वो इस वक्त मुसलसल गिरावट का शिकार। बड़ी बड़ी मंडियां हैं वो इससे मुतासिर हैं, जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है। टैरिफ वाला जो सिलसिला शुरू हुआ, जहां मुख्तलिफ मीम्स आपको उसके नजर आते हैं, वहीं पर आप देखिए कि हम सोच रहे थे चाइना इससे मुतासिर नहीं होगा। चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी सप्लायर है, लेकिन मसला ये है कि ये अमेरिका और चाइना आपस में इंटरवूवन है। तो अगर अमेरिका मुतासिर होगा तो चाइना भी मुतासिर होगा। और अब 1 से जो है 1% उसकी भी स्टॉक मार्केट गिरी है और उससे भी ज्यादा का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुसलसल चाइना की स्टॉक मार्केट में भी ये गिरावट देखी जाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान की जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है वो मस्बत रुझान उसमें देखने में आया। अलबत्ता के जो इफेक्ट्स हैं टैरिफ वाले वो अभी तक हमारे यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन स्टिल आपको प्रिपेयर रहना है। और आपने खुद और चीज की 4 साल की कम तरीन सतह पर है इस वक्त खाम तेल। $61 फी बैरल पर इस वक्त फरोख्त हो रहा है। लेकिन इससे आपने कुछ ऐसी उम्मीदें नहीं बांध लेनी कि मुस्तकिल तौर पर ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी बड़ी मार्केट्स मुतासिर हुई हैं तो ये ट्रिकल डाउन होगा, ये नीचे आएगा। तो अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर आपने तो मजीद करें, अगर नहीं कर रहे तो प्लीज करनी शुरू करें। इस वक्त आपने ट्रैवलिंग शुरू कर दी तो फिर जनाब बनाने मुश्किल, क्योंकि इस वक्त ग्रोथ में नहीं है मार्केट्स, इस वक्त गिरावट का शिकार है। तो कुछ देर हौसला कर लें आप। हमने मईशत पर कल वैसे बात की थी, इसके ऊपर बताने के लिए हमने की थी। अभी जरा हम बड़ी खबर में नजर डाल लेते हैं कि सियासी मौसम कैसा है पाकिस्तान का। जनाब, तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान तो किया था, मगर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस भी अभी तक नहीं बन सका है। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के कई सीनियर रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के संगीन इल्जामात भी लगा रहे हैं। उधर बानी पीटीआई की तीनों बहनों ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मकामी होटल के बाहर धरना दिए रखा। पुलिस के बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने धरना खत्म करने से इनकार किया। और फिर पुलिस ने बानी पीटीआई की जो बहनें हैं और आलिया
हमजा हैं उनके समेत 8 खवातीन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और अहलिया की फैमिली मेंबर्स और वकला से मुलाकात भी करवाई गई। जेल जराए ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम बेटों से व्हाट्सएप पर बातचीत कराई गई और बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, जहीर अब्बास, मुबशर मकसूद, रजिया सुल्तान की मुलाकात कराई गई और चंद नासिर की तरफ से मुलाकात ना करवाए जाने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने आजम सवाती के एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत की तस्दीक की है। तो ये है जनाब सारी सूरत हाल जिस पर हमने बात हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलाम आमिर साहब, ये जो फिलहाल चल रहा है, हमने जिस तरह से आगाज में बात की कि पहले डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम देना है गवर्नमेंट को आफ्टर ईद और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है इस हवाले से, और अब हमें अंदरूनी इख्तलाफात भी दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो तो काफ़ी अरसे से चल ही रहे थे। आजम सवाती और अलीमा खान के जो बानी पीटीआई से मुतालिक मुतजाद बयानात हैं, इन पर इनके जो दावे हैं, इंकशाफात हैं, इनमें कितनी हकीकत है, क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, ये मुश्किल में फंसी हुई एक पार्टी है और मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी फंसते रहे इस तरह और बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होते रहे, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमले नहीं किए हुए थे, जो मुख्तलिफ शक्ल देती है पीटीआई की सियासत को। बस जब हम ये समझते हैं कि सियासत और रियासत का फर्क मिटता है तो परेशानी बढ़ जाती है। अब जो बात कर रहे हैं आजम सवाती, उसमें कौन सी गलती है? और अलीमा खान जो कह रही हैं कि भाई वो खामोश हो जाएं, उनसे कहा गया है, लेकिन बैरून मुल्क वाली बात पे मुझे यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने की उन्हें कोई ऑफर दी जाएगी। असल तो लोकल भी कोई गारंटी नहीं मिल रही इमरान खान साहब की कि रियायत होगी तो वो कितनी हद तक उस पर रहेंगे, क्योंकि वो अपने मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपनी आदत के मुताबिक मुख्तलिफ टास्क देते हैं। अगर हम उनको आप देख लें, केपी की सियासत ही देख लें कि वो एक को कहते हैं वजीर बनाओ और वजीर आला जो नामजद भी इमरान खान का है वो उसको वजीर भी बनाने को तैयार नहीं होता, बल्कि जब बात बढ़ती है तो वो पिछली टिकटों की कहानियां छेड़ के एक नया भौचाल पैदा कर देते हैं। तो जो आज पीटीआई की सियासत में भौचाल है, अभी तो ये पाकिस्तान की सियासत में भौचाल लाना चाह रहे थे, जो आपने कही बात सड़कों को गर्म करना था वो तो दूर रही है, तो आपस में ही सियासी तौर पे जुतियों में दाल बांट रहे हैं और इनकी आपस के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो चुकी हुई हैं। कल अली अमीन की गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन आप सुन लें कि सलमान अकरम राजा क्या कह रहे थे और उनके साथ बैरिस्टर गौहर बैठे थे कि ये लोग क्यों मिलने चले गए। भाई, आप पार्टी के चेयरमैन नहीं है, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, आप पिटीशन पे गए थे फैसल फरीद को, आपने अपने आपस की लड़ाई से पार्टी के उस वकला विंग से भी फारिग करा दिया जहां से वो पिटीशन दायर करके मुलाकातें कराते थे। बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। अब वो तनकीद ये कर रहे हैं कि जैसे वो बहनों को इजाजत तफरीक करके दी गई कि एक जाए दो ना जाए, दो जाए एक ना जाए, तो हमारे बाकी वकला को भी नहीं जाना चाहिए था। तो बैरिस्टर अली जफर बार बार कह रहे हैं कि भाई जब मुझे बुलाया गया तो मैं तो जाऊंगा। तो ये पब्लिक में खान साहब की तरफ से बार बार मैसेज इनके सारे रहनुमा लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हमें, वो कह रहे हैं कि आपस की लड़ाई बंद करके बात करो, लेकिन आपस की लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें जहां खान साहब का माशाल्लाह खुद से कोशिशें हैं कि अपने अपने तमाम लोगों को मुख्तलिफ राय दी हैं, वहां जो पीटीआई मुखालिफ लोग हैं तो वो तो जाहिर है इसके ऊपर और ज्यादा खुश भी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई बढ़े। तो एक तरफ जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान को वो लेके चलना चाह रहे हैं कि उनके जरिए सड़कों पे जाएं, तो अभी तो मौलाना फजलुर रहमान की 20 अप्रैल के बाद कहीं जाके मजलिस आमला की मीटिंग है, उसके बाद वो तय करेंगे, तो वो काम तो फिलहाल तो इनका जीरो हो गया। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि शाह महमूद कसूरी, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी अदालत में पेश होने के मौके पर कुछ गुफ्तगू कहा और उस पर उन्होंने ये कहा था कि इत्तफाक रखें, बाहर मौजूद जो इस वक्त नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को समझें कि अगर वो एक साथ रहेंगे तो ही अंदर मौजूद जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी जेल में पड़े हैं, कोई हमसे भी मिल लिया करें। तो पीटीआई की जो बाहर क़यादत है उनके अपने मसाइल हैं और चूंकि वो बतौर क़यादत कोई ऐसी मुनज़्ज़म पार्टी नहीं कर सके कि रैंक एंड फाइल्स एक होके अपने असीरान के लिए कर सकें। बेचारे जो आम उनके वर्कर्स हैं उनके पास एक, आपको पता है, जमानत पे आई हुई है खतीजा शाह, वही जा रही हैं कुछ उनकी दादरसी के लिए, बाकी तो सारे लीडरशिप मजे ले रही है।
और मजे के इस तरह के हैं कि अगर कौमी सलामती की कमेटी होती है और वो 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं कि हम जाएंगे, तो उनको सोशल मीडिया जो एक्टिव ऐसा हुआ कि माइनस इमरान खान हो गया, वो वहां से भी पीछे हट गए। तो ये बात अब समझने की खान साहब की है कि जो वो समझ रहे हैं कि सबको घुटनों के बल इस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत को ले आएंगे और अपनी मर्जी की डिक्टेशन दे देंगे, तो 600 दिन से ऊपर उनको हो गए हैं जेल में। तो उनको तो वो सियासी रास्ता अपनाना चाहिए कि वो अपनी पार्टी भी बचाएं और खुद को भी बाहर लाएं, तो बात बनती हुई नजर आए। और सियासत इसी चीज का नाम है। लेकिन जो इनके यहाँ एक हो गया, खान तो डटा हुआ है और खान के वकला खुद भी नहीं मुलाकात कर सक रहे, खान के सियासी जुमा भी मुलाकात नहीं कर सक रहे, और फैमिली में भी ब्रेक आ रही है। बुशरा बेगम की फैमिली मिलके चली गई है, खान साहब की बहनों में से जो ऑफर की गई वो नहीं गई, उन्होंने अपनी यकजहती का किया। फिर वो जेल से नहीं जा रही थी, उनको फेस सेविंग पुलिस ने दी कि जी ठीक है, हम आपको बजाय अरेस्ट करके थोड़ा दूर ले जाते हैं। वो दूर लेके गए तो वो उन्होंने धरना सा दे दिया। फिर वो जब बाहर इस्लामाबाद से छोड़ के आई पुलिस, तो उन्होंने कहा जी हमें तो जंगल बियाबान में छोड़ दिया है, और मुख्तलिफ लोगों ने बातें कही। तो ये बात तो अब इनकी जो मौजूद लीडरशिप है, इनको सियासी लाहेअमल बनाना और रास्ता निकालना। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर एक बात करते हैं तो आधी पार्टी उनके खिलाफ शुरू हो जाती है। मिलने की इजाजत दी गई है, 6 वकला उनसे मिले, जिस पर आपने खुद जिक्र किया कि सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि इताअत गुजारी से जोड़ें वो इसको, कि बैरिस्टर गौहर और अली जफर को मौका मिला है कि वो उनसे बात कर सकें, बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकें। देखें ना, आप बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी जनरल है। अब सेक्रेटरी जनरल साहब उनको साथ बिठा के और इताअत की सुना रहे हैं कहानी कि आपको कैसे इताअत करनी चाहिए, ताबे फरमानी करनी चाहिए। तो सियासतदान तो सियासतदान होते हैं ना। फिर जो मिलने जा रहे हैं, फिर बैरिस्टर अली जफर आके टॉक शोज में बता रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट में तो पाबंदी लगवाई है हमने खुद, यानी वो जो बैरिस्टर सलमान अकरम ने कही बात कि जी हम वहां नहीं प्रेस टॉक करेंगे तो हम बाहर आके करेंगे। जब वो टॉक शोज में जाके बता रहे हैं, तो भाई खान का पैगाम ये खुद कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। जो जाता है मिलके उसको कहते हैं ये गद्दार है, जैसे सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि इताअत नहीं की गई, और जो पैगाम लेके आते हैं वो कहते हैं नहीं, ये खान को ठीक बात बता के नहीं आए। तो ये इस वक्त एक मुसलसल अमल है, और इसमें जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है ना कि पीटीआई को अपनी पड़ गई आपस में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और जिस तरह से आमिर साहब आपने जिक्र किया अली अमीन गंडापुर का, उनके बयानात का, तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर आला केपी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आपको नजर आ रहे हैं, और क्या कोई ऐसा मखसूस ग्रुप है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है? और कल जो अलीमा खान का मिनरल बिल के हवाले से बयान था और फिर उस पर अली अमीन गंडापुर का जवाब आपके सामने ही है। देखे ना, जब कोई बैठ के बात नहीं करते, सब थ्रू मीडिया कर रहे हैं। और बैरिस्टर साहब से मेरी बात हुई थी जब वो ईद पे खान साहब से मिलके आए थे अली अमीन गंडापुर के साथ, तो मैंने कहा कि ये क्या है जो आदम सवाती ने आके बाहर कही अपने स्पीकर के खिलाफ, तो क्या कोई ऑर्डर क्या है खान साहब के? तो उन्होंने कहा जी हमें और मुझे और अली अमीन को तो ये कहा है कि ये बयानबाजी बंद कराओ, हमारा फजूल टाइम खर्च हो रहा है इस पे, और इन दोनों की सुलह कराओ। अब आप देख लें कि वो सुलह तो दूर की बात, लड़ाइयां बराह रास्त प्रेस टॉक्स पे चली गई हैं, और अलीमा खान साहिबा कुछ कह रही हैं और अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इनको बैठ के आपस में तय करना चाहिए, क्योंकि अली अमीन कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ केपी की गवर्नमेंट के अंदर मौजूद और बाहर मौजूद लोग, पार्टी के लोग बोलते हैं। वो अब फिर बैरिस्टर साहब ने खुद ने, बैरिस्टर गौहर ने आके बात बताई कि नहीं, वो तो उस वक्त खान साहब ने कहा था कि मुझे सीनियर लोग कौमी असेंबली में चाहिए। तो वो उन्होंने कुछ थोड़ी सी मरम पट्टी रखने की कोशिश की, जो 3 रहनुमाओं पे साजिश का इल्जाम लगा था, और वो लगा था अली अमीन गंडापुर की तरफ से। वो उन लोगों ने भी बयानात दिए कि हम खान साहब के पास जाएंगे। तो खान साहब का तो बयान आ रहा है बार बार, लेकिन एक्चुअली जो सही अथॉरिटी होती है कि जी जुबानें बंद करनी है, तो फिर खान साहब का मैसेज तो किसका माना जाएगा? कि क्या अली अमीन गंडापुर को उन्होंने दुरुस्त मैसेज दिया, या एक सेकंड सिर्फ, क्या अली अमीन गंडापुर को उन्होंने दुरुस्त मैसेज दिया है, या अली जफर को ठीक मैसेज दिया है? ये आपस में भी नहीं बैठ रहे सारे। बिल्कुल, मसला यही है कि ये ना तो आपस में बैठ रहे हैं, बल्कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टॉक शोज में एक नई बहस का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये जो आपसी इख्तलाफात हैं, इसकी रीजन भले कोई भी हो, लेकिन फिलहाल तो इनका मोटिव यही होना चाहिए कि बानी जो तरीके इंसाफ हैं उनको, उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर वो तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रही ना। जी बिल्कुल, उसका रास्ता किसने बनाना है? वो इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने बनाना है। उनकी पार्टी का जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम आ रहा है वो सोशल मीडिया विंग है, जो हर तरह की लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है, और गद्दारी के इल्जामात की जद में इस वक्त तमाम पार्टी आई हुई है।
खान साहब से जो भी मिलके आता है उसमें से कोई ना कोई पॉइंट उठा के वो क्यों बोले ये जो है आजम सवाती कि उनके ऊपर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने इल्जाम लगा दिया कि ये तो मिले हुए हैं, ये तो किसी और तरफ से आए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो खुद खान साहब ने कहा था और फलां वक्त पे कहा था कि बातचीत करो। तो बैरिस्टर सैफ ने भी ये बात कही, उनके जराए भी यही कह रहे थे कि खान साहब ने कहा कि अगर मुल्क के मुफाद में बेहतर है तो मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। यही बात अली जफर ने भी आके कह दी, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने जब कही तो उन्होंने कहा कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये तो मिला हुआ है, ये तो बात ही उनकी करता है। अब अली जफर को भी सलमान अकरम राजा ने एक तरह से खुद से मशकूक करार दे दिया। हम जिसका भी बयान उठा ले उसकी मुखालफत में इनके मुखालिफ ने इनके अपने हम ही आए हुए हैं, यानी पार्टी के लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको किसी और पार्टी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो आमिर साहब ये बताइएगा इस वक्त मुज़ाकरात खड़े कहां पर हैं, पार्टी टू पार्टी और पार्टी टू एस्टेब्लिशमेंट, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ी खुली ऑफर दी हुई है, 9 मई पे आप माफी मांगे और जाके गवर्नमेंट से सियासतदानों से बातचीत करें, हम नहीं करेंगे। जो आजम सवाती ने स्टार्ट की बात कही कि मैंने जनरल आसिम मुनीर से राब्ता करने के लिए आरिफ अलवी साहब से भी बात की, उनके जो उस्ताद, हालांकि वो उस्ताद नहीं, वो सीनियर हैं, टीचर हैं मदरसे के एक, जहाँ पे ये मतलब जाते रहे, पढ़ते रहे, भाई भी पढ़ते रहे इनके, तो वो कोई असर नहीं होता कि उन्होंने कोशिश की जरूर। तो फिर ये बात तो खान साहब की वो भी खत्म हो गई कि जी सिर्फ कोई राब्ता एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जैसे इनके लोग कहते हैं कि जी वो तो मेहनत कर रहे हैं और खान डटा हुआ है। तो खान को डटने के चक्कर में सोशल मीडिया तो पैसे बना रहा है, लेकिन उनकी सियासी पार्टी की तबाही होती चली जा रही है और सब एक दूसरे से कहते हैं यार हमारा सोशल मीडिया हमें खराब कर रहा है, लेकिन उसके तदारुक के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। बिल्कुल। और ये जो नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम करेंगे और अगर मुलाकात नहीं होती, जिस तरह से कल बानी पीटीआई की बहनों ने भी करने की कोशिश की, इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? देखें, वो एहतजाज होता है लोगों के साथ, एक होता है सिंबॉलिक, तो वो तो आप अडियाला से 5 मील दूर जाके कहेंगे हम तो एक कैंप में बैठेंगे और फिर वहां कोई बंदे भी ना आए तो क्या फायदा होगा। तो या तो कल लोग साथ, फिर हजारों लाखों लोग चले जाते। वो आप देख रहे होंगे कि कुछ MNA MPs गए तो उन्होंने कहा जी देखिए हम कितने लोग आए हैं, तो हमारे एक दोस्त ने उसके ऊपर लिखा कि ये तो मिलके 20 लोग भी नहीं है। तो अब आप बताएं आप क्या एहतजाज करेंगे, क्या इम्पैक्ट डालेंगे उसके ऊपर? बिल्कुल। तो आमिर साहब इस वक्त ये बताएं कि केनाल के मामले को लेकर पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है, कि आपको लगता है कि ये मामला अफाम तफहीम से हल हो पाएगा? इसे इन दी एंड तो तय करना है, लेकिन ये जितना फैल रहा है उसके लिए गंदगी बढ़ रही है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब पीपल्स पार्टी के तरफ से बार बार आ रहा है, सदर पाकिस्तान ने अगर किसी ब्रीफिंग में भी लिया SIFC का और कुछ हुआ भी है तो आपने वो रिकॉर्ड पे तो चीजें आ गई, लेकिन उन्होंने जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कह दिया कि ये मुफाद में नहीं है, पीपल्स पार्टी ओपनली कह रही है, तो आपको मुश्तरका मुफादात की कौंसिल बुला के उसमें फिर जो भी फैसला है उसको करा लेना चाहिए, बजाय इस पे कि सड़कें आप अंदरूनी सिंध में इस वक्त मसाइल बने हुए हैं, लोगों के जहन में है कि पानी की कमी है और आप नहरें बना रहे हैं और उसको फिर वो पंजाब के साथ तासुब के साथ जोड़ रहे हैं, जो किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। किसी भी सूबे को किसी भी सूबे के खिलाफ नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए ये मुश्तरका मफादात की कौंसिल का एक फोरम मौजूद है हुकूमत के पास, इसको बगैर डिले के फौरन ठीक करना चाहिए, इसके ऊपर फैसले प्रॉपर कर लेने चाहिए और अनाउंस करने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है एक ऐसी नौजवान बाहिम्मत और बासलाहियत पाकिस्तानी तालिबा को जिसने खलाई तहकीक में महारत का मुजाहरा किया है, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंतहाई ज़हीन और पुरअज़्म तालिबा अलविया बतूल की, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की तालिबा हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा एजाज़ अपने यहाँ नाम किया है जब नासा ने उन्हें ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के तहत होने वाली एक बैनुल-अक़वामी तहकीकाती वर्कशॉप में अपनी तहकीक पेश करने का मौका दिया। ये महज अलविया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। अलविया की तहकीक इंतहाई जदीद और अहम मौजू पर मबनी थी, खलानवर्दों की सेहत और सलामती पर मबनी थी। उन्होंने एक ऐसा मसनूई जो AI है, जहानत का वो जो मॉडम है, वो तैयार किया है जो खला में मौजूद खलाबाजों की सेहत की निगरानी करता है और बावक्त ज़रूरत
जो नासा के मंजूर शुदा तिब्बी रहनुमा असूल हैं उसके मुताबिक फौरी मशवरे फराहम करता है। जी हाँ, ये एक ऐसा AI असिस्टेंट है जो कि इंटरैक्टिव चैट बोर्ड की सूरत में काम करता है और चैट GPT जैसी गुफ्तगू करता है, मगर इसकी इनफरादियत ये है कि ये खला के मखसूस हालात, महदूद वसाइल और इंसानी सेहत पर पड़ने वाले खलाई असरात को मद्देनज़र रखते हुए ही तजावीज़ देता है। और ऐसी पेचीदा तहकीक में महारत हासिल करना और इसे दुनिया की सबसे बड़ी खलाई तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश करना यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। मज़ीद उन्हें ये ख्याल कैसे आया और उन्होंने कैसे मुकम्मल किया, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अलविया बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलविया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो इतना डिफरेंट और जिस तरह से मैंने कहा कि इतना पेचीदा आइडिया आपको आया कैसे? तो इट्स एक्चुअली कि मैंने डीप स्पेस इनिशिएटिव इज़ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। तो वहाँ पे देयर वाज दिस रिसर्च प्रोजेक्ट कि आपने स्पेस फार्माकोपिया डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। और फिर मेरी टीम उन्होंने क्रिएट की जिसमें मेरा सुपरवाइज़र वाज फ्रॉम द US और एडवाइज़र फ्रॉम ब्राज़ील और फिर एक टीम मेंबर वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड देन टर्की। तो वी हैड टू वर्क टुगेदर, हमने इस प्रोजेक्ट पर साथ काम किया। तो ये जो आइडिया था, ये डीप स्पेस इनिशिएटिव ने कहा था कि ये आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और फिर फर्दर हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, तो ये अलविया बताइएगा कि क्या चैट GPT आपको रिस्पॉन्सेज ऐसे नहीं देता जिसमें खलानवर्दों की सेहत पर बात हो सके, या डीप सीक में ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है? इसको खास कर तैयार करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि चैट GPT जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है वो बहुत जनरल डेटा है, जो आपको जैसे उसने विकीपीडिया पे जितनी वेब पेजेस हैं या इंटरनेट पे डिफरेंट वेब पेजेस हैं, वो जनरल डेटा पे ट्रेन हुआ है। अगर आप उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे तो चैट GPT उसको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन नहीं हुआ हुआ। हमारे चैटबॉट में और चैट GPT में ये फर्क है कि हमने जिस डेटा पे ट्रेन किया वो नासा के डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन किया, तो वो स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक आंसर्स देता है। ओके, अलविया ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने अपने चैटबॉट के हवाले से बताया कि स्पेसिफिक डेटा के हवाले से आंसर्स देखता है, तो किन किन सूरत हाल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खलाबाज और क्या क्या हेल्प इससे उन्हें मिल सकती है? अच्छा, तो अगर वो कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, अगर वो स्पेस में है, जैसे उनकी आइज में कोई इशू आ रहा है या उनको मसल के इश्यूज हो रहे हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं या ब्रीदिंग इश्यूज हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स है, तो वो कोई भी इशू इस तरह का है तो वो चैट बॉट पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि आई एम इन स्पेस एंड आई फील लाइक माई आई बॉल्स इची और इट्स गेटिंग बिगर, या मैं आई फील ब्लोटेड, कोई भी ऐसी बात जो भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं। और फिर वो क्या करेगा चैटबॉट, वो एक्चुअली देखेगा नासा डॉक्यूमेंट्स में और फिर वो फाइंड करेगा कीवर्ड्स को और फिर अपना आंसर जनरेट करेगा और फिर यूजर को प्रोवाइड करेगा। राइट, तो अलविया जिस तरह आप ही ने बताया कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन AI चैटबॉट्स की, और जिन डेटा पर ये काम कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड ये जवाब दे सकते हैं। तो जो आपका डेटा है वो एक मखसूस डेटा है, क्या जवाबात ये नहीं दे सकता है ताकि जो यूजर्स आपके बॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता हो कि इस चैटबॉट के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी? तो ये सिर्फ उस डेटा पे ट्रेन होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट और भी सिस्टम्स है जैसे बॉडीली सिस्टम्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। स्पेसिफिकली आंसर उसका देगा जिस डेटा पे वो ट्रेन होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ज़्यादा डेटा पे ट्रेन करें, मैं अब इसमें 4, 5 या 20 डॉक्यूमेंट्स और ऐड कर दूं तो ये मुझे उसका भी आंसर देगा। तो फिलहाल जो एक बुक है, इट्स कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स इन स्पेस, जिसमें जिस पे हमने इसको ट्रेन किया है, बिकॉज वो 1000 पेजेस की बुक है और उसमें सारा उसने गाइडलाइंस फ्रॉम नासा ली हुई हैं। तो अभी फिलहाल उसमें से है, बट हम इसको अगर स्टिल इस पे वर्क करें और इसको मॉडिफाई करें, इसमें और डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर दे सकता है और डिफरेंट डोमेन्स का और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स का आंसर दे सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा अलविया, जिस तरीके से भी हमने आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट की, आपके इस चैटबॉट की बात की है, आलमी फोरम पर जब आपने अपने इस प्रोजेक्ट को पेश किया, आपको इतना बड़ा मौका मिला, जितनी पज़िराई आपको मिली, एक्सपेक्ट कर रही थी आप?
बहुत एक्चुअली जब मैं उधर गई हूँ और जब मैं लोगों को बताती थी, मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ से आई हैं, तो मैं बताती थी कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो वो इतना हैरान होते थे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज़्यादा हैरान होंगे और उनको लगता भी नहीं था कि कोई लोग, क्योंकि ज़्यादातर ना वहाँ पे या तो यूएस से हैं या यूएस की स्टेट से या कनाडा से हैं या इटली से हैं, यूरोप से हैं। तो पाकिस्तान से 2 लोग थे उस पूरी इन्वेस्टिगेटर्स वर्कशॉप में, तो वो बहुत हैरान हो रहे थे। उनको कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि आप प्रेजेंट भी कर सकते। तो बहुत अचीवमेंट का एहसास मुझे हो रहा था और मुझे कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान में जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी काबिल नहीं है और लोग बस जो यहाँ पढ़े हैं उनको उसका कुछ भी नहीं है और जो बाहर जाके पढ़ेंगे बस वही सब कुछ है। बट ये मैंने बात सीखी कि आप जो यहाँ पढ़े ना, वहाँ पे भी वो लोग यही पढ़ रहे हैं। तो ये बात ना लोगों को पता नहीं होती, लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बहुत गलत बात है कि और ये मैंने नहीं बात सीखी। नॉलेज बिल्कुल, जैसे आप उस नॉलेज को अप्रोच करते हैं वो मैटर करता है कि सेम इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, लेकिन कोई उसको सिर्फ पढ़ रहा है और कोई उसको सिर्फ समझ रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन ये बताइएगा अलविया कि आपने डाटा एंट्री के अलावा इसमें क्या रोल अदा किया है, क्या किरदार आपका है? तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारा काम था कि हमने स्पेस फार्माकोपी डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमने ना डिफरेंट मैं जिस टीम में थी, यानी कि एक कोडिंग टीम थी और एक डेटा वाली टीम थी। तो डेटा वाली टीम में हमने डिफरेंट जो रिसर्च आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट है अवेलेबल, उनको फाइंड आउट करना कि मैंने कौन कौन से आर्टिकल्स को जिस पे डेटा को ट्रेन होना है, मॉडल को ट्रेन होना है, तो वो कौन कौन से उसको इंटरनेट पे प्रॉपर निकालना कि ये वाला इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है, तो उसको निकालना। और फिर क्योंकि जिस हमारी टीम में जिस मेंबर ने कोडिंग की है वो बहुत एक्सपर्ट था कोडिंग में, तो उससे हमने बहुत लर्न भी किया। और फिर फर्दर राइटअप में कि जब हमने जर्नल में जब सबमिट किया है तो हमने पेपर राइटअप में जो लिटरेचर, जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, जो रिजल्ट्स वाला सेक्शन है, वो मैंने लिखा है। तो डेटा वाले साइड पे और जो राइटअप वाला साइड है वो उसमें मेरा इनपुट है, बाकी मेरी टीम में डिवाइडेड था। बिल्कुल ठीक है। अलविया, मुझे ये बताएं कि अभी ये तो प्रोजेक्ट आपका हो गया मुकम्मल, अभी भी किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। एक है मेरा डिजिटल ट्विन्स का प्रोजेक्ट जो मैं नासा ओपन साइंस डेटा रिपोजिटरी के साथ कर रही हूँ। इट्स एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट जिसकी हेड है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के रिसर्च असिस्टेंट, तो वो उसको लीड कर रहे हैं। और एक है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ नासा की, अब वो नासा के साथ काम नहीं कर रही, हर नेम इज लॉरेन सैंडर्स, तो वो उसको को लीड कर रही हैं। तो उनके साथ मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हमारी टीम में कोई 20 लोग हैं और साथ एक और प्रोजेक्ट है जिसमें वी आर राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल फॉर स्पेस बायोफिल्म्स। तो उसमें मेरी सुपरवाइजर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, डॉक्टर कैथरीन, तो अभी वो मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। और अभी आई एम ऑल्सो अ रिसर्च कोऑर्डिनेटर फॉर डीप स्पेस इनिशिएटिव। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जिस तरह से आप काम कर रही हैं और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, ऐसे ही करती चले जाइए आगे और आपने इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करना। मुझे बताइए कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की कामयाबी थी, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है, इससे आपको मेजरली क्या क्या सीखने को मिला और किन किन अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात भी हुई? इसमें सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर माइकल बैरेट से, जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं। ही इज़ अ नासा एस्ट्रोनॉट, उनसे मैं मिली हूँ। मैं डेविड बॉमन जो नासा ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, उनसे मिली हूँ। स्टीव प्लैट्स हैं जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है नासा के, उनसे मिली हूँ। और और बहुत डिफरेंट पीआईज है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे मिली हूँ। और इसके साथ साथ मेरी एक और 2 कॉन्फ्रेंसेस थी जिन पे मैं गई, उसमें भी मैंने एक पीआई थी, वो उन्होंने अभी अपने सैम्पल्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने हैं, तो उन लोगों से बात करना। और कुछ MIT के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ, यानी कि मैं जिस पोस्टर सेशन रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे MIT के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते और स्टैनफोर्ड की भी थे। और फिर उनके जो सुपरवाइजर्स थे उनसे मिलने का चांस मिला, उनसे बात करने का चांस मिला। तो बहुत लोगों से मिलने का मौका बिल्कुल मिलने का मौका मिला। आपने नेटवर्किंग की, आपने लोगों को जाना, उनके काम को देखा, उनको अप्रिशिएट किया। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि अलविया आपने अपना किरदार जिम्मेदारी से निभाया है, जिसकी वजह से आपको भी वही पजीराई मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, अलविया की तरह की खवातीन हमारे माशरे में मौजूद हैं जो ऐसी जहतों में काम कर रही हैं जिसका लोगों को इल्म ही नहीं है, और इल्म
इल्म ना होने के बावजूद इन्हें देखिए कि इनको कितना इल्म है कि बाहर के लोग इनको आकर अपने काम दे रहे हैं कि जनाब इसकी डाटा एंट्री कर दीजिए, इसको जो है AI बॉट को बना दीजिए, इसकी तश्कील कर दीजिए। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जनाब, तमाम बुरी खबरें नहीं हैं, कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं। और आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ चल रही है जो कि बहुत ही वक्त के मुताबिक है, और इस वक्त पर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे फोरम होने चाहिए थे, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मार्केटों में इसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की बात कर रहे हैं हम। ये जो समिट है 2025 इस वक्त जारी है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने खिताब किया, और खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। कुदरत ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, और सिंध और पंजाब की सरजमीन भी कुदरती वसाइल से मालामाल है। आज़ाद कश्मीर में भी कुदरत के बेपनाह खजाने दफन हैं, और पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर भी मौजूद है। मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो सकता है। तो जनाब, प्लानिंग बहुत अच्छी है, और आपको खुशखबरी ये भी बताते चलें कि आज ही ये जो ऐलान हुआ है कि 2025 में ही एक कैनेडियन जो कंपनी है वो काम अपना शुरू कर देगी, और उसको 3 साल का मौका दिया जाएगा। वो 2028 तक काम करेगी, और कि वो यहाँ काम कर सके, और उसका 50% जो मुनाफा है वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि यहाँ से वो मादनियात निकली हैं। और ये भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि जो मादनियात यहाँ से निकलेंगी उसको यहीं पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मिनरल्स को एक्सपोर्ट उस खाम रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मैन्युफैक्चरिंग में डाला जाएगा, और फिर उसे प्रॉपर प्रोडक्ट बनाकर आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जनाब, ऐसा होता है तो फिर IMF को भी हम खैर बात कह सकते हैं। और आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए ये कहा कि उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें, और वसाइल की जो वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत सारे माहिर कारकुन दरकार हैं। इसलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे यूज पर भी दस्तखत किए गए हैं कल पाकिस्तान मिनरल फोरम में गैर मुल्की और मुल्की कंपनी। और इसके साथ साथ ये बात है कि अब जब आप प्रोडक्ट्स बनाकर बेचेंगे ना, तो यहाँ पर एक ग्रोथ पैदा होगी, जिससे नौकरियां पैदा होंगी, लोगों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। सिर्फ ये नहीं है कि 50% उन्होंने मुनाफा आपसे शेयर किया, आपको दे दिया, और फिर उसके बाद आप कौन मैं कौन, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुसलसल आपको एक नौकरी मिलेगी, मुसलसल रोजगार मिलेगा, जिससे जो है मईशत को बेहतरी मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और अब कुछ बात करते हैं। देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। एहसासात और जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मुनीर नियाज़ी 9 अप्रैल 1928 को भारत के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। वो क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। कुछ महीनों उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर काम भी किया, और मुनीर नियाज़ी के उर्दू में 13 शेरी मजमूए शाया हुए। फन शायरी में जुदागाना असलूब रखने वाले शायर 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में वफात पा गए, लेकिन अपनी शायरी से आज भी वो मद्दाहों के दिनों में जिंदा हैं। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर हम बात करेंगे गजा के हवाले से। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली जारियत जारी थी, और रवां साल जनवरी में जंगबंदी हुई, और इस दौरान कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीन की रिहाई मुमकिन हुई, मगर इसराइल की जारियत जारी रही। फिर गुज़िश्ता 18 मार्च को जंगबंदी का खात्मा हो गया, और इसराइल ने जंगी तैयारों से बमबारी की, और गजा का बचा कुचा सब कुछ तबाह करने पर तुल गया है। और हाल ही में कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई हैं जिसमें बमबारी के बाद
कब्रिस्तानों को भी हवा में उछलते हुए देखा गया, मगर दुनिया इस सारे अमल में खामोश तमाशाई है। गजा में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17,000 से ज़ायद बच्चे हैं। गजा में मलबे के ढेर हैं। उधर मिस्र, फ्रांस और उर्दन के रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की एक बार फिर से शदीद मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा की हुकूमत करनी चाहिए। उधर ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी माहिदे के लिए आला सतही मुज़ाकरात की दोनों ममालिक की तरफ से तस्दीक की जा रही है और हफ्ते के रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात होंगे, ये बताया जा रहा है। इसी पर हमने बात करनी। बिल्कुल, मंसूर जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ वस्ता हैं, उनको इन तमाम अमूर पर महारत हासिल है। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन फ़लस्तीनी आवाम की सूरत हाल आपके सामने है। अब भी बमबारी हो रही है, रोज़ाना सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार रहे हैं, बल्कि आपने सहाफ़ियों को भी जलते हुए वहाँ पे देखा है, इंसानी बॉडीज़ हवा में उछल रही हैं। इन जंगबंदी होने के बावजूद भी ऐसे जो कार्रवाइयाँ कर रही है इसराइल, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है, कब तक बंद होगा? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी बहुत दिलखराश मंजर है, खासतौर पे इस वक्त गजा के गलियों में, बाजारों में। सच तो वहाँ पे कोई गली और बाजार इसराइल ने अपनी इस जारहियत के नतीजे में कोई जिंदा सलामत छोड़ा नहीं है, लेकिन जिस खामा बस्तियों में और ख़ासतौर पे जिस तरह के मेकशिफ्ट घरों के अंदर वो अभी अब इससे पहले यानी जो मुबारक माह गुजरा है रमज़ान का, उसमें जिस अंदाज से उन्होंने सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया और फिर इसी तरीके से टूटे हुए मीनारों वाली और ढाई हुई मसाजिद के मलबे पर जो उन्होंने अपनी नमाज ईद अदा की, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन लोगों की तो ईद और उनका रमज़ान जो है, इसराइल ने एक लिहाज से हकीकी मानों में जो है वो करबला की एक तस्वीर बना दिया था कि जब इस जंगबंदी के खात्मे के बाद वहाँ पर जो अशिया ख़ोर-ओ-नोश की तरसील और ख़ासतौर पर इंसानी बुनियादों पर जो माहिदे के तहत वो एग्री किया था सीज़ फायर के तहत, उस तमाम के तमाम सप्लाई चेन को जो उन्होंने काट के रख दिया था। और इसके साथ साथ जो आलमी इदारे जो खासतौर पे इस पूरे प्रोसेस में एक मददगार का रोल अदा कर रहे थे, उनकी तरफ से मुसलसल ये वार्निंग्स आती रही हैं कि इस वक्त इतना आटा रह गया है, इस वक्त इतना पेट्रोल रह गया है, लेकिन इसराइल जो है और ख़ासतौर पे उसके सरपरस्त अमेरिका के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी। वो दुनिया भर को वैसे तो इंसानी हकूक़ का और जमहूरियत का और आज़ादी का और इज़हार राय का भाषण देते हैं, लेकिन वो तो हॉस्पिटल के कैंप के बाहर एक खैमा बस्ती में रहने वाले जो फ़लस्तीनी जो सहाफ़ी हैं, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा और उनको टारगेट करके जो निशाना बनाया। इस वक्त मैं समझता हूँ दो कम्युनिटीज़ जो है वो इसराइल के ख़ास निशाने पर हैं। एक तो फ़लस्तीनी बच्चे, यकीनन वो अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, और दूसरा वहाँ पे रहने वाली जो हामला ख़वातीन हैं, वो इस वक्त एक गोली से दो लोगों को शिकार जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो गजा को फ़लस्तीनियों से सफाई का जो ऐलान कर रखा है, वो समझते हैं कि ये जब तक मुमकिन नहीं होगा उस वक्त तक उनका वो जो यहाँ पे एक वाटर फ्रंट बनाने का ख्वाब है, या इस खत्ते को बहुत ही जिसे कहना चाहिए कोई दुनिया के लिए एक बेनज़ीर और बेमिसाल किस्म की तफरीगा बनाने का ख्याल है, वो रूबामल नहीं आ सकता। तो इसके लिए वो जितना भी यहाँ पे तबाही और बर्बादी और एक लिहाज से ढेर बनाने की जो भी एफर्ट है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त उनके यहाँ जो इस वक्त बेहिसी पाई जाती है खासतौर पर दुनिया के अंदर, और यही चीज मंसूर साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, जंग फैलने के खतरे बढ़ रहे हैं, जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं और हम बात नहीं कर सकते, और जो उन पर बीत रही है फ़लस्तीनियों पर गजा में, ऐसे में कहाँ है मुस्लिम ममालिक और क्यों आलम में इतनी खामोशी है? जब इतना जुल्म हो रहा है तो तब सब खामोश क्यों है, और क्या स्ट्रेटजी आपके ख्याल में होनी चाहिए अब जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी? लेकिन इस वक्त अगर आप नेशन स्टेट की थ्योरीज को ले लें और ख़ासतौर पे जो सॉवरन ममालिक है उनकी चले सॉवरेनिटी का एहतराम ही कर लें, लेकिन वो एहतराम और वो बात आपको इस बात से हरगिज़ नहीं रोकती कि आप जहाँ पे मजलूम हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ इज़हार यकजहती के जो पीसफुल ज़राए हैं वो भी एक्सप्लॉइट ना करें। मेरी मुराद इस वक्त एक सिविल जिहाद से है और उससे उसके बहुत सारे पहलू हैं। और बिलखुसूस इस वक्त अगर आप देखें कि जिस तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में एक तिजारती जंग छेड़ रखी है अपने टैरिफ के ऐलान के नतीजे में, तो मैं समझता हूँ मुस्लिम दुनिया के पास इससे बड़ा हथियार मौजूद है। वो एक बाइकआउट की जंग जो है इस वक्त अमेरिका और उसके जो इसराइली पार्टनर्स हैं, खासतौर पे चाहे वो फूड चेन्स हैं, चाहे वो आराइश और जमाल का सामान है, यानी जो भी चीज़ें उनके यहाँ से तैयार हो रही हैं
और उसकी प्रोसीड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरीके से अमेरिका का एक्सचेकर या इसराइल का एक्सचेकर भरने में इस्तेमाल हो रही है। मैं समझता हूँ उस मुहिम को एक मुनज़्ज़म करने की जरूरत है और उसके लिए कोई वायलेंट मुजाहिरों की जरूरत नहीं है। उसके लिए बिल्कुल खामोशी से, जिसे कहना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन, और खासतौर पे आज के दौर में जो सोशल मीडिया का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है उसको यूटिलाइज करते हुए इसको मुनज़्ज़म किया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है मंसूर साहब, इस वैलिड भी है और उसके साथ साथ इट मेक्स सेंस कि आज के दौर में जब मईशत सबसे बड़ा हथियार है उसमें इसको बरोए कार लाया जा सकता है। लेकिन ये बताइएगा, जो अमरीकी सदर हैं उनके टैरिफ लगाने पर तो आपने देखा है उनकी अपनी जो मंडियां हैं उनमें बहरान सा आ गया है और इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। तो आप बताइएगा कि उन्होंने बयान ये भी दिया था कि वो फ़लस्तीनियों को बेदखल करना चाहते हैं, उसकी तजवीज़ वो बार बार दे रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि मिस्र, उर्दन जैसे कुछ ममालिक है इसकी मुखालफत कर रहे हैं, खुलकर सामने आए हैं, वो बयान की भी मुखालफत कर रहे हैं और इस अमल की भी मुखालफत कर रहे हैं। तो कुछ ममालिक तो है जो रेजिस्टेंस देने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, जहां तक तो रेजिस्टेंस का सवाल है तो मैं समझता हूँ वो रेजिस्टेंस भी बुनियादी तौर पर बड़ी बेदिली से की जा रही है, क्योंकि इस वक्त मिस्र अगर फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने से इनकारी है तो वो कोई फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में नहीं है, वो बुनियादी तौर पे फ़लस्तीनियों को अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ख्याल करता है। और ख़ास तौर पे वो इसराइल के जिसके साथ उसका अमन माहिदा भी है, सफारती ताल्लुकात भी हैं, उसके तौसीब पसंदा अंजाम के बारे में मिस्र हमसे ज़्यादा आगाह है। यही वजह है कि उसे अंदाज़ा है कि आज अगर हमने सहरा सीना में इन फ़लस्तीनियों की खैमा बस्ती भी अगर बना दी तो कल को क्या ज़मानत है, कौन ज़मानत देगा कि इसराइल जो है इनकी ताक में या इनकी तलाश में जो है वो सहरा सीना और फिर उसके बाद काहिरा और उसके बाद अला हाज़ल क्या जाने दुनिया के और ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता के किस किस मुल्क में वो इन फ़लस्तीनियों का पीछा नहीं करेगा। क्योंकि ये फ़लस्तीनी कहने को तो इंसान है, मुजस्सम आपको चलते फिरते लोग नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त ये एक ऐसा आइडिया और एक ऐसा थॉट बन चुके हैं, ऐसी सोच बन चुके हैं कि जिसका मज़ाहिर जो है वो आपने रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट के 50 साल तकरीबात है उसमें एक जो मराकशी नजाद वहाँ पे स्टूडेंट थी जो एम्प्लॉय थी माइक्रोसॉफ्ट की, उसकी तरफ से जिस अंदाज से उसने खड़े होकर एक सदाए एहतजाज बुलंद की और ख़ासतौर पर चेहरा दिखाया दुनिया के इन IT जाइंट्स को कि वो किस तरीके से अपनी जो मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी है उसको फ़लस्तीनियों को टारगेट करने के लिए और उनको असैसिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सहूलतकार का किरदार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए अब ये चीजें रंगो नस्ल और मजहब से बालातर हो गई हैं। और उसके साथ एक हिंदू लड़की जो थी उन्होंने भी, अग्रवाल जो है, उन्होंने भी इसी नौयत के जज्बात का इजहार किया और उन्होंने अपनी 20-20 हज़ार माहाना डॉलर की सैलरी जो है वो कुर्बान कर दी। और यकीनन आपने सुन रखा है कि कल उन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारे ने जो है वो अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि इस नौयत के जो मज़ाहिर जो है वो अब आपको जब सड़कों पे और इस नौयत के देखने को मिलेंगे तो बजाय इसके कि वो वक्त आए कि जब हकीकी मानों में एक, जिसे कहना चाहिए, दुनिया बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पर आ जाए और एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जिसके नतीजे में वापसी का रास्ता जो है वो अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी को भी ना ले और इसराइल को अपनी जो मिलिट्री माइट है उसे भी समेट कर शायद इस खत्ते को छोड़ना पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खासतौर पे हमारा मीडिया है उसका भी एक किरदार मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस वक्त जो इसराइल की जो अंदर की सूरत हाल है, खासतौर पे वहाँ पे जो रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस है, जिस तरीके से बड़े पैमाने पे वहाँ से यहूदी वापस जा रहे हैं, उसको भी हाईलाइट किया जाए। अब दुरुस्त कह रहे हैं मंसूर साहब, एक जानिब ये सूरत हाल है और अगर हम देखें तो दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया ईरान के साथ अमेरिका के दरमियान जो है ईरान और अमेरिका के जोहरी जो माहिदे हैं उस पर आला सतही वफ्द जो है वो मुज़ाकरात करेगा हफ्ते के रोज, ये भी कहा जा रहा है। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टाइल ऑफ यानी चीज़ों को पोर्ट्रे करने का है वो कोई डिप्लोमेटिक स्टाइल नहीं है। माजरत के साथ कहूँगा, वो कहने को तो एक बड़े जमहूरी मुल्क का सदर है, लेकिन वो चीज़ों को हमेशा ताना और तशनी और धमकी के अंदाज में बयान करते हैं। यानी वो जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है वो इस वक्त भी एक अपने डिप्लोमेटिक और एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, सफारती नौयत के दफ्तर के अंदर बैठ कर भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि जो उनकी जो संजीदा कोशिश है वो भी बाज़-औक़ात बैकफायर कर जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने कम से कम इस मामले में एक संजीदा सोच और फिक्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने एक थर्ड पार्टी यानी प्लेटफॉर्म, जैसे अभी जो ओमान है वहाँ पे निगोसिएशन जो है वो शुरू की जाएंगी और एक इनडायरेक्ट निगोसिएशन जो यकीनन बैकडोर पे किसी न किसी तरीके से बराह रास्त मुज़ाकरात पर मुंतज होगी। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अगर
अपनी सफारतकारी को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो वो कुछ अरसे के लिए कम से कम जो इस नौयत की मुशगाफियां हैं कि जिसमें धमकी हमें लहजा इस्तेमाल किया जाता है उससे रुक जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे दलिदर जो है वो दूर हो सकते हैं और फलस्तीनी और शायद दीगर जो मजलूमीन है वो भी उनकी बात सुने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब चाइना को दीवार से लगाने के लिए 106% जो है वो टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो क्या इसके बाद कल वो उन्होंने अपने टीवी चैनल्स पे या अपने मीडिया पर वो तस्वीर नहीं देखी कि जिस अंदाज से बड़े पैमाने पे अमरीकी अवाम जो है वो एप्पल की शॉप के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल एप्पल की शॉप के बाहर खड़े हैं कि ये महंगा हो जाना है तो आज ही खरीद लिया जाए। इस नौयत की सिचुएशन यानी मसनूई किल्लत पैदा करके बिल्कुल यहाँ पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डर की वजह से लोगों को जो है ना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स स्ट्रेटजी हुकूमत करने के लिए भी। लेकिन मंसूर साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं मिस्र और उर्दन ये मुस्लिम ममालिक हैं तो वहां से तो रेजिस्टेंस आना ठीक है, लेकिन फ्रांस क्यों रेजिस्ट कर रहा है कि फलस्तीनियों को वहां से नहीं निकालना चाहिए? और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि फ्रांस हमेशा जब भी ईरान और अमरीकी डील के बारे में बात होती है उसमें भी बेशरफ्त उसकी तरफ से दिखाई देती है, वो बात करता है और उसके हवाले से जो बयानात सामने आते हैं वो कई बार ईरान के हक में होते हैं। तो ये फ्रांस का स्टांस कैसे यूरोप की जानिब से आपको दिखाई देता है? देखिए जी, फ्रांस के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और खासतौर पे आपके इल्म में है कि जो लबनान है वो एक लिहाज से मिडल ईस्ट का पेरिस कहलाता था, और इस वक्त भी यानी आपने देखा कि जब इस पूरे लबनान के अंदर बहरान की सूरत बनी तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव डिप्लोमेसी है वो फ्रांस की तरफ से देखने में आई। तो फ्रांस के वही जो इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए, और खासतौर पे ये पूरा जो इलाका है जो खासतौर पर मशरक़ वस्ता का इलाका है ये माजी में फ्रेंच कॉलोनी ही रहा है, तो उनके जो मफादात और इंटरेस्ट जो हैं वो इस खत्ते में यकीनन मौजूद है। और इस वक्त जिस अंदाज से आपने देखा है कि वहाँ पर खुद फ्रांस के अंदर एक पोलिटिकल अपहीवल आपको नजर आती है, वहाँ पे जो इंतहाई दाएंबाजों की जमातें जो हैं वो इस वक्त खुद मैक्रोन की हुकूमत के लिए चैलेंज बना हुए हैं। और इस तरीके से यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक लिहाज से यूरोप को निहत्ता करने की जो स्ट्रेटजी अपना रखी है, उसके बाद यूरोप अपनी रेलेवेंस को साबित करने के लिए वो इस नौयत के जो बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी है उसमें यकीनन एक एक्टिव बल्कि प्रोएक्टिव किस्म का रोल जो है वो अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रांस वहाँ का एक अहम मुल्क होने के नाते जो है वो यकीनन इस मामले में आपको दिखाई दे रहा है, और यही इसकी बुनियादी वजह है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। गो कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर वीडियोज़ और तस्वीर वहाँ से हमारे लिए आ रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सिवाय आवाज़ उठाने के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है, जो मुस्लिम ममालिक कुछ कर सकते हैं मिलकर, वो इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं सारी सूरत हाल के अंदर। इसी सूरत हाल पर अगर ये मामला ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिल्कुल ही सब तबाही फिर जाएगी और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो खुदारा उठिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। खैर, हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के लिए खुद ही काफ़ी हो जाए और उनको किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बैक टू एक्सप्रेसो और अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी का तासुब पैदा कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। क्या कभी आपने सोचा है कि जब डॉक्टर्स हमें कोई भी बात करते हैं तो हम उस पर यकीन करते हैं और अंधाधुंध यकीन करते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, किसी तरह की हमें कोई शक भी नहीं होता। हो सकता है कि डॉक्टर गलत हो। इसी तरह जब कोई मुबाहिसा होता है या जब कोई बहस होती है तो उस बहस में भी आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा किसी किताब का रेफरेंस दे देता है तो वो एक ऐसा दलील लेके आता है, या कोई भी दलील जो है वो किसी बुक से देता है और उस बुक का हवाला देता है या रेफरेंस देता है, तो उसकी दलील भारी पड़ जाती है। हालांकि ये किताबें जो हैं ये इंसानों ने ही लिखी हैं और ये ऐसा मुमकिन है कि वो किताब में जो लिखा गया है वो गलत हो, लेकिन हम इस तरह नहीं सोचते, बल्कि जैसे ही किसी किताब का हवाला आता है कि मैंने ये फ़लाँ किताब में पढ़ा है तो ये काफ़ी हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? यानी किताब को हम अथॉरिटी मानते हैं, ये डॉक्टर है या वकील है या मुख्तलिफ शोबे के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या माहिरीन होते हैं, उनको जब हम अथॉरिटी मानते हैं और अथॉरिटी मानने के बाद एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे हम अथॉरिटी बायस का शिकार हो जाते हैं।
यानी हम एक तासुब का शिकार हो जाते हैं और वो तासुब हमसे गलत फैसले करवाता चला जाता है। अथॉरिटी बायस ये वो तासुब है जो कि आपको लीड करता है, आपको रहनुमाई करता है यकीन की तरफ, अंधाधुंध यकीन की तरफ, और जो आपकी क्रिटिकल एवोल्यूशन की जो सलाहियत है, ये तनकीदी फ़िक्र की जो आपके अंदर एक सलाहियत है, उसको पसपुश डालता है। अब ये मौजू ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है, बहुत अहम हो चुका है, और ये मौजू इसलिए हो चुका है क्योंकि जो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में जो AI का कंट्रीब्यूशन इस वक्त आ चुका है और इसमें जो फेक न्यूज़ का मामला आ चुका है, इस हवाले से ये जो अथॉरिटी बायस का मौजू है ये बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी अजीबो गरीब इंफॉर्मेशन पे अंधाधुंध यकीन करते हुए न सिर्फ खुद बिलीव करते हैं बल्कि उसको शेयर करते हैं और उस पूरे उसका हिस्सा बन जाते हैं, यानी उस फेक न्यूज़ का हिस्सा बन जाते हैं जब वो चीज़ों को आगे स्प्रेड करते हैं बग़ैर तनकीदी फ़िक्र के, बग़ैर उसको जाने हुए। और AI जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको देख ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिसीविंग हो चुकी है। वॉइस ओवर किसी की होती है, आगे हो सकता है कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई चैनल है उसका एंकर बैठा हो, लेकिन आम आदमी जो होता है या जिसको हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इतनी तनकीदी फ़िक्र नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, उस पर बिलीव करता है, उसको शेयर करता है। फिर जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। वो सोशल इन्फ्लुएंसर जिनको रेफ़र किया जाता है, यानी उनको कहा जा सकता है एक्सपर्ट पावर, और एक्सपर्ट पावर जो है यानी एक माहिर होने की एक ताकत, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आवाम को, और वो एक अथॉरिटी फ़िगर की शक्ल में वो सामने आते हैं। इस पर हम आगे जाके बात करेंगे कि ये अथॉरिटी बायस जो है या ये जो तासुब है ये हमारे अंदर पैदा कैसे होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का रीज़न ढूंढ लेते हैं तो फिर उसका तदारुक भी हो सकता है। ये अथॉरिटी बायस जो है वो माशरे में मुख्तलिफ दायरों में, हर दायरे के अंदर इनका अहम किरदार है। मिसाल के तौर पे ये आपका जो लीगल सिस्टम है इसके अंदर इनका बहुत अहम किरदार होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाया गया, वो IT के एक्सपर्ट है, वो किसी भी शोबे का एक्सपर्ट है, एक जज ने उसको अगर बुलाया है अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए, तो बहुत हद तक ये बायस्ड हो सकता है मामला, एक मुतासिब हो सकता है इस हवाले से कि उसकी एक्सपर्टी को, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करती हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सकता है कि वो बदनीयती पर मबनी ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो जो कि लीड कर सकता है आपको गलत फैसले की जानिब। बिल्कुल इसी तरह जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा वो उसको शेप करते हैं, बहुत सारी जो अवामी राय है उसकी तश्कील करते हैं, और लिटरेसी रेट जहाँ पे कम हो तो वहाँ पे फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जो है उसकी शक्ल में आप समझ सकते हैं कि वो पब्लिक ओपिनियन जो है वो किस तरह की शेप होगी। अथॉरिटी बायस की बात करें तो बेल्जियन डॉक्टर की एक बड़ी अच्छी एक अमूमी तौर पर मिसाल दी जाती है। उसने बेसिकली ये कहा था कि 5G टावर्स जो हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये आपकी इंसानों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, और कोविड-19 इनमें के अंदर एक पोटेंशियली थ्रेट है कि ये कोविड-19 को जो है वो कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी बेसलेस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये फैली और बहुत ज़्यादा फैली। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेके वो लोगों ने फैलाई बग़ैर उसको जांचे हुए, बग़ैर परखे हुए, बग़ैर उसके तनकीदी एनालिसिस किए हुए उसको इन्फॉर्मेशन को, उस मालूमात को उन्होंने फैलाया। और ये जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं ये तो हम उसको तनकीदी एक फिगर के हवाले से देख रहे हैं, बट अदरवाइज ये अथॉरिटी फिगर जो है वो सोशल ऑर्डर भी कायम रखते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिवली देख लें या अपनी अथॉरिटी को ये मुस्बत इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पे इसके बड़े अच्छे नताइज भी बरामद होते हैं। आखिर पे ये कि ये अथॉरिटी बायस पैदा कैसे होता है। अथॉरिटी बायस जो है ये बुनियादी तौर पर एक्चुअली मिलग्राम एक बहुत ही कमाल, स्टैनली मिलग्राम अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो कि बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि 20 साल की उम्र तक हमारे माशरे में ये जो रिस्पेक्ट का, इस सवाल अथॉरिटी की रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, यानी 20 साल की उम्र तक हम इस तरह परवरिश पाते हैं कि हमने हर अथॉरिटी की बात माननी है। उसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, आसपास की जितने भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम बचपन में हर बच्चे की इस तरह तरबियत करते हैं कि हर अथॉरिटी की मनोमान जिस तरह भी है वो बात माननी है। और इससे क्या होता है कि कॉग्निटिव शॉर्टकट्स की उसको आदत पड़ जाती है। कॉग्निटिव शॉर्टकट्स आपको ये सहूलत दे रहे होते हैं कि डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान हो जाती है। अब वो डिसीजन गलत हैं, ठीक है, ये गलत अब ऐसा है, लेकिन कॉग्निटिव शॉर्टकट्स जो हैं या ये जो अकली शॉर्टकट्स होते हैं ये आपको बड़ी सहूलत देते हैं। ये आपको किसी तकलीफ में नहीं डालते, किसी एंग्जाइटी में नहीं डालते, किसी स्ट्रेस में नहीं डालते, और आसानी से आप फैसला करते चले जाते। लेकिन अगर आप क्रिटिकली आपका यानी आप बाद में आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जाए, आपके अंदर तनकीदी फ़िक्र पैदा हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो आप सारी सोबत लेते हैं, वो एंग्जाइटी लेते हैं, वो स्ट्रेस लेते हैं,
अच्छा और दुरुस्त फैसला करने के लिए सोशल मीडिया के इस दौर में अथॉरिटी जो बायस है, इसका फिनोमेना बहुत अहम है। इन्फॉर्मेशन कोई भी आपके पास आए उसको देखिए, ये मत देखिए कि कोई डॉक्टर किसी के साथ लिखा हुआ है, या किसी ने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है, या किसी ने बहुत कीमती सूट पहना हुआ है, या इसी तरह बहुत सारे अथॉरिटी फिगर्स की जिस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उनकी बुनियाद पे वो जो कहे आप उसको मनोमन तस्लीम करें। ऐसा ना करें। अपने अंदर तनकीदी फ़िक्र को फ़रोग दीजिए, तनकीदी फ़िक्र की सलाहियत पैदा कीजिए, और शेयर करने से पहले, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 1000 दफ़ा सोचिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। मौला सच्चा तेरा नाम, विरद करा मैं बैठा, विरद करा मैं बैठा, तेरा सुबह शाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम, कुल जगदा तू पालन हारे, बंदे ने आजिज तू मुख्तारे, गीत ने गूंगे मेरे तेरे बिन साया, तू सौगाता मौला मेरी चोली पाया, तू अन्नदाता दाता, तेरी हर शै गुलाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम, विरद करा मैं बैठा तेरा सुबह शाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम। वाह, खूबसूरत। ऊंचा तेरा नाम सच्चा तेरा नाम। और इस वक्त जो गुलकार हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम अरहम अली शफकत है। एक्सप्रेसो के मेहमान हैं, उभरते हुए गुलकार हैं, और आवाज़ आपने सुन ही ली है। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत ही सॉलिड आवाज़ है। बहुत सोशल मीडिया पर भी आप देख चुके होंगे, सुन चुके तो हैं, उनको सुन सकते हैं, लेकिन ये मौसीकी में अपना मकाम बनाने में कोशा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एंड वी फील वेरी प्राउड कि हम बहुत खुशी फील करते हैं कि ना सिर्फ इनको लेकर कि ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म को भी लेकर कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसे ज़बरदस्त गायक मौजूद होते हैं और हमें उनसे बात करने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया अरहम हमसे बात करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू जी, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और कुछ अपना पेश करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं मौका मिलेगा तो फिर किसको देंगे? एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म है ही, इसीलिए अरहम मुझे बताएं, इतना खूबसूरत कब से गा रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई 20 ईयर्स हो गए हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं बहुत छोटा था। अच्छा। और जब से मैं ये 2004 या 5 से गालिबन मैं कर रहा हूँ और स्ट्रगल करता रहा, फिर मैं बहुत ज़्यादा अपने गले को, आवाज़ को सीधा करते हुए, अपने सुरों को बगेरते हुए, सीखते हुए मुख्तलिफ उस्ताज़ा से करते हुए, और तरबियत हासिल की आपने? बिल्कुल, बहुत सारे उस्ताज़ा से और बहुत सारी टीचर्स से मैंने हासिल किया है। और मैं इसको अभी भी, आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करूं, मैं अभी भी समझता हूं कि मुझे इसमें बहुत सारा बेहतर करना है और इसमें बहुत सारा काम करना है और इस आवाज़ को और मज़ीद बेहतर, यही माइंडसेट आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि जब आप समझते हैं कि देयर इज अ स्पेस टू इम्प्रूव, तो आप इम्प्रूव करते चले जा रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिए तो यार इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। और आई विल अप्रिशिएट कि हमें एक और भी गाना आपसे सुनने को मिले, क्योंकि मैं मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा आपकी। बेसिकली आपको आवाज़ मेरी इसलिए भी अच्छी लग रही है, आप गुड लिसनर हैं और आप अच्छा सुनने वाले हैं। बाकी मुझ में तो कोई ऐसा कमाल नहीं है, अरे और मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों ही बहुत अच्छा बड़ापन है कि आप हमें इस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह से लीनी अभी आपसे रिक्वेस्ट कर ही दी है, तो आप हमें कुछ और भी सुनाइए। जी मैं प्लीज़ मैं पेश करता हूँ।
चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझ दे दीवे बल दे वेखे, बुझ दे दीवे बल दे वेखे, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे। जिन्ना दा कोई जगते नाही, जिन्ना दा कोई जगते नाही, ओ भी पुत्र पल दे वेखे, ओ भी पुत्र पल दे वेखे, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे। ओ दी रहमत नाल बंदे, ओ दी रहमत नाल बंदे, पानी उते चल दे वेखे, पानी उते चल दे वेखे, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे। बुलिया बुलिया बुल्ले शाह, बुल्ले शाह, बुल्ले शाह, बुल्ले शाह, जिन्ना कदर ना कीती यारां दी, बुल्ले शाह, जिन्ना कदर ना कीती यारां दी, हथ खाली ओ मल दे वेखे, हथ खाली ओ मल दे वेखे, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे। जबरदस्त। और हम जिस तरह से आपने बताया कि आप बहुत छोटे थे तब से आप गाना गा रहे हैं और आप खुद भी सीखते रहे, मुख्तलिफ असातिज़ा से आपने तरबियत भी ली, फैमिली की सपोर्ट रही शुरू से? क्योंकि थोड़ा बहुत हमारी फैमिलीज़ में किया जाता है कि पढ़ाई करे बच्चा और ये किन कामों में लग गया है, कुछ ऐसा सुनने को तो नहीं मिला आपको? बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। मेरे वालिद साहब जिनका नाम शफकत था, वो एक टीचर थे, तो उन्हें था कि ये क्या कह रहे हैं, मगर स्टार्ट से मैंने हमदो नाज से ही, जैसे बचपन में स्कूल में और फिर कॉलेजेस में जाते हैं तो ऑटोमेटिक जब मैं वहाँ कुछ करता था, पढ़ता था, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो फिर मेरे वालिद साहब थोड़ा सा मुझे कहते थे अपनी जो है ना वो पढ़ाई की तरफ भी आप ध्यान दो और आप इस पे फोकस रखो। ये तो ठीक है, आपका शौक़ है, मगर फिर भी मेरा ज़्यादा फोकस इधर ही था, सिंगिंग की तरफ ही, और सूफियाना कलाम पढ़ने, नात शरीफ पढ़नी, और अब जैसे थोड़ा सा सॉन्ग में कुछ बिल्कुल आपने जो पढ़ा वो मुश्किल था, कलाम उसको जिस तर्ज पर पढ़ा वो मुश्किल था। पहले लो नोट्स पे आप पढ़ते रहे और फिर आपने बुल्ले शाह को जिस तरह से बुलाया, जिससे मुखातिब किया, कमाल था। और आपने सुनना नहीं है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो शुरू में बहुत तनकीद करते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने आपको होना चाहिए था, लेकिन आप अच्छे हैं। बहुत सारी बातें सुनी है मैंने, और स्टार्ट में सबने मुझे कहा नहीं होगा आपसे, क्या करते हैं आप, ये 2012-13 की बात है। लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, अब क्या, आपकी वॉइस ही नहीं है। मैंने कभी उसको बहस नहीं की और जवाब मैंने नहीं दिया कभी भी किसी को, और मैंने कहा जी ठीक है आप जो कह रहे हैं, मगर मैं अपनी अपने ट्रैक पे और फोकस रख के मैं जो है ना वो लगा रहा, और देखें आज और यही कामयाबी की ज़मानत होती है। और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच, आप एक्सप्रेसो में आपने हमें ज्वाइन किया। और हम जाएंगे ब्रेक पर जी, और जाते जाते हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप हमारी ऑडियंस को कुछ सुनाएं। चैन तुम हो करार
मेरी जिंदगी की बहार तुम हो, यूं तो दुनिया में लाखों हसीन है, यूं तो दुनिया में लाखों हसीन है, मगर मेरा प्यार तुम हो, मगर मेरा प्यार तुम हो। बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज हमने बहुत सारे दिन के बाद सोचा कि आपकी ज़रा फिटनेस के हवाले से भी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि माशाल्लाह से जो हमने पूरा रमज़ान गुजारा है, अच्छा खासा वेट गेन किया हुआ है सब लोगों ने। वैसे हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम तकवा करेंगे और हम रोज़े रखेंगे तो हमारा वेट जो है वो रिड्यूस होगा, बजाय रिड्यूस होने के हम गेन कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसी माशाल्लाह से डाइट लेते हैं और उसके साथ साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करते और हमारा कोई वर्कआउट नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारा वेट गेन भी होता है। इसके अलावा आपको फिट रहने के लिए भी, ना सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो आप गेस करें कि इतने अरसे के बाद हमें स्टूडियोज में किसने ज्वाइन किया है। चले हम दिखा देते हैं। हमारे साथ फैसल महमूद मौजूद हैं, इतने काफी लंबे अरसे के बाद, लंबी ब्रेक के बाद। कैसे हैं फैसल? जी जी मैं ठीक, काफी लंबा ब्रेक आ गया था हमारा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप बताइए सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो रमजान के बाद से जैसे मैंने जिक्र किया, जरा सबसे पहले तो उस पे बताएं ना, जो सब लोगों ने समोसे पकौड़े और सारा कुछ खा के वेट अपना जो है ना अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। देखिए रमज़ान के बाद सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आता है ना, वो रूटीन दोबारा से फॉलो नहीं कर पाते। हाँ। तो उसके लिए करना ये चाहिए कि आपको एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको शुरू में रूटीन बनानी चाहिए। आपको बिल्कुल 6-7 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो जाए। तो क्योंकि रमज़ान में आपको एक हफ्ता, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन रिकवरी के लिए भी चाहिए होते हैं, कि आपको वापस उस वाली रूटीन में आने के लिए जो रमज़ान से पहले थी। तो आप ग्रेजुअली थोड़ा आप 3 दिन 4 दिन से स्टार्ट करें, फिर विद इन अ मंथ आपकी रूटीन सही हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि मैं तो ऑफिस में मौजूद हूँ, तो सीट पे बहुत बैठना पड़ता है, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसकी वजह से आप ज़रा सीट पर बैठे बैठे भी मुतहरिक हो जाएं और ज़रा फिट दिखाई दे? अच्छा, इसमें जो लोग ऑफिस सिटिंग जिनकी ज़्यादा है ना, तो उनको तो एवरी 30 मिनट एटलीस्ट अपनी सीट से उठना चाहिए। अच्छा। 30 से 40 मिनट उठ के वो थोड़ा वॉक कर लें। इतना तो रूम मार्जिन सबके पास होता है कि वो उठ सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा खड़े हो गए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा कुछ इस तरह मूवमेंट कर ली। एवरी 30-40 मिनट्स कंटिन्यूसली जो बैठना है वो तो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और आपकी बैक के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप बैठ रहे होंगे तो आपका पोस्चर जो है वो बड़ा मैटर करता है। हम लोग कैसे बैठते हैं? ये ऐसे, और यूजुअली ये काम कर रहे होते हैं ना, डाउन होते हैं शोल्डर भी, और ये बैक स्ट्रेट नहीं होती आपकी। तो आप एटलीस्ट अपना पोस्चर ठीक रखें, इससे भी काफ़ी आपको हेल्प होगी, आपको स्पेशली लोगों के लिए जो ज्यादा लोग बैठ रहे हैं। हाँ, ठीक है, उनके लिए जरूरी है कि एवरी 30-40 मिनट जरूर उठें, और 30-40 मिनट वो मस्त वो आप खड़े हो सीट से और वो थोड़ा वॉक करें। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वर्कआउट भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते वो वाले। अच्छा, जो उनको चाहिए होते हैं। तो इसके लिए अच्छा, ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। काफी सारे लोग इस स्टेज पे आकर रुके होते हैं। हाँ। अब कुछ लोग हैं जो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनर को भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, उनका स्लीपिंग साइकिल भी सही है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ये उनकी जो स्टेज आती है, ये आती है 3 से 4-5 महीने बाद। उसका रीज़न क्या है कि आप 4-5 महीने एक ही डाइट फॉलो कर रहे हैं जो बताई हुई है आपको। हाँ। एक ही वर्कआउट भी फॉलो कर रहे हैं, प्लान जो आपको ट्रेनर ने दिया हुआ है, आपका स्लीपिंग साइकिल सही। अब उसका वजह क्या है कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। अब जब आपकी बॉडी 4 से 5 महीने एक ही प्लान में यूज टू हो जाएगी, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ये ब्रेक कैसे करना है इस कांस्टेंट वाले मोड को? तो आपको वर्कआउट का प्लान अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, इसको आप नाइट में शिफ्ट कर लें। अपने मील आप शफल करें। आप फॉर एग्जांपल
आपका चेस्ट डे है तो चेस्ट डे में हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, हम बेंच प्रेस से स्टार्ट करते हैं। तो आप लास्ट आपका सेट होता है पुल ओवर, तो आप पुल ओवर से स्टार्ट करें, आप रिवर्स स्टार्ट करें पूरा ट्रेनिंग प्लान। अगर फॉर एग्जांपल आप मंडे को स्टार्ट करते हैं चेस्ट, लास्ट डे आपका वीक का होता है लेग्स, तो आप मंडे को लेग्स से स्टार्ट करें। आपका पूरा प्लान चेंज होना चाहिए आफ्टर 3 मंथ एटलीस्ट। आपने बॉडी को शॉक देना होता है बेसिकली। बिल्कुल, यू आर राइट। बॉडी शॉक से जो है वो तेजी से बर्न आउट होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब तक ये चेंज नहीं मिलेगा, हर 3 माह के बाद आप बॉडी को चेंज नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट रुक जाएंगे आपको। और काफी सारे लोग इस स्टेज पे स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम घर से अपने काम पर पैदल जाते हैं, हमारी सीढ़ियां बहुत हैं, 4-4 मंजिला फ्लोर पर हम चौथे अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इतनी हो जाती है। वो इनिशियली होती है, लेकिन देन यू हैव टू चेंज इट समहाउ, यू हैव टू इंक्रीज द टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्विच करना चाहिए प्लान को, मील को स्विच करना चाहिए। आप पूरे 6 महीने एक ही मील लेते रहे, आपको रिजल्ट एक खास एक उसमें आएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। राइट, आपको चेंज करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं ब्रेक जरा क्विकली बताइएगा, लास्ट मिनट है हमारे पास, ब्रेक कितनी लेनी चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट? या ये जिस तरह एक बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है आपका, 1 महीने का ब्रेक आ जाता है रमजान के दौरान खास तौर पर, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसी हो जाती हैं, तो कितना ब्रेक होना चाहिए? देखिए, रमजान के दौरान में तो जो रेगुलर वर्कआउट करने वाले वो करते हैं, मॉडरेट लेवल पे करते हैं, वो छोड़ते नहीं है। मतलब 3 दिन करते हैं, मैक्सिमम 4 दिन चले जाते हैं, तो ये तो वो फॉलो करते रहते हैं, बिल्कुल वो स्किप नहीं करते। जो लोग स्किप कर देते हैं उनको तो मैंने बताया ना, स्टार्टअप ही रमजान के बाद 3 से 4 दिन से करना चाहिए। और उनको जो फॉलो करना चाहिए रूटीन, वो डबल 2 मसल्स करें दिन में। ठीक है, वो 2 मसल्स करें ताकि उनका जो वीक है वो 3 दिन वर्कआउट से वो पूरा मसल्स कवर हो जाए। परफेक्ट। और इसके साथ साथ हाइड्रेटेड भी रहें जी, हाइड्रेटेड रहे, प्रोटीन की इंटेक सही रहे। डाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना ट्रेनिंग के साथ, वरना आप जिम में तो 5 घंटे भी गुजारेंगे, आपको रिजल्ट ही नहीं आएंगे। ठीक है, फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपको बहुत सारी दे दी हैं बहुत ही महदूद वक्त के अंदर, तो आपने इनको फॉलो जरूर करना है और फिट रहना है। इसी के साथ एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।